नमस्कार, ऐसा देशों में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं तंत्र की। जी हां, इस तंत्र में लोकतंत्र भी है, इस तंत्र में तानाशाही का तंत्र भी है और इस तंत्र में लोक स्वराज्य जैसा तंत्र भी है। माने ये जो तंत्र का मंत्र है, इसको जनता तक ठीक से वो पहुंचे और वो अपने महत्व को समझे और तंत्र पर लोग किस तरह से नियंत्रित उसको करे, इस पर सारी की सारी चर्चा आपसे आज करना चाहेंगे। जी, ये बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न उठाया है। बिल्कुल। देखिए, दुनिया में 3 प्रकार की शासन प्रणालियां वर्तमान में हैं। बिल्कुल। एक को हम कहते हैं लोकतंत्र, एक है धर्मतंत्र और एक है राज्यतंत्र। लोकतंत्र पश्चिम में है, वहाँ व्यक्ति सर्वशक्तिमान है। लोकतंत्र में बिल्कुल बिल्कुल, पूंजीवाद उसी से पनपा है। पूंजीवाद उसी से पनपा है, उसी लोकतंत्र की उपज है पूंजीवाद। व्यक्तिवाद से पूंजीवाद। पूंजीवाद की तरफ गए तो वो पश्चिम का लोकतंत्र है। एक धर्मतंत्र है इस्लामिक देशों में। यहाँ धर्म सबसे ऊपर है, पावरफुल है। बिल्कुल। व्यक्ति, परिवार और समाज, धर्म से सब नीचे हैं। राज्य भी उसके नीचे है। तीसरी व्यवस्था साम्यवादियों की है। वहाँ राज्य सर्वशक्तिमान है साम्यवाद में। धर्म, व्यक्ति, समाज, ये गौण है। लेकिन एक चौथी व्यवस्था भारत में थी, है नहीं। हजारों वर्ष पहले भारत में सर्वोच्च था समाज। समाज के नीचे था धर्म, समाज के नीचे था राज्य, समाज के नीचे था व्यक्ति। भारत का जब संविधान बनने लगा तो हमारे नेताओं ने क्या किया ये आपको मालूम नहीं है। इन लोगों ने एक घपला कर दिया। जो संविधान बनाया उसमें लोकतंत्र के व्यक्ति को सारे अधिकार दे दिए, साम्यवाद के राज्य को भी पूरे अधिकार दे दिए। राज्य भी यहाँ सर्वशक्तिमान हो गया, व्यक्ति भी ताकतवर हो गया लोकतंत्र का, धर्म भी ताकतवर हो गया। यहाँ वो अल्पसंख्यक है, वो बहुसंख्यक है, जाति को घुसा दिया, भाषा को घुसा दिया, सबको घुसा दिया। बाहर किसको किया? समाज को, आदमी को, समाज को। समाज की पहली इकाई है परिवार। भारतीय संविधान में परिवार की कोई व्याख्या नहीं है। परिवार को कोई अधिकार अलग से प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में गांव को अधिकार नहीं दिया गया। संविधान बनाने वालों ने धर्म को मान्यता दे दी, राज्य को पावर दे दिया, व्यक्ति को दे दिया। बाहर किसको कर दिया? गांव को बाहर कर दिया। पंचायती राज में आकर के ये तो बाद में जो संविधान संशोधन 73वां 74वां हुआ है, तब ये तो आकर के और राजीव गांधी के कार्यकाल में इसका विचार उठा। नरसिंह राव के टाइम में पास हुआ 1993 में। और पास करने के बाद भी इन लोगों को बड़ा भारी अफसोस है कि हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो ये एक खास बात है। लोकतंत्र जो है, इसकी परिभाषा गांधी जी कहा करते थे कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो लोक मालिक होगा, लोक नियंत्रित तंत्र होगा। हमारे नेताओं ने बदल के क्या कर दिया? लोक नियुक्त तंत्र। बिल्कुल बिल्कुल। लोक नियुक्त और लोक नियंत्रित में बहुत अंतर होता है। अपॉइंटेड बाय पीपल, हाँ, और उसके बाद जो है मैंने कंट्रोल्ड बाई नहीं, अपॉइंटेड बाई पीपुल तो है। बिल्कुल बिल्कुल। लोक अपॉइंट तो कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। जबकि लोकतंत्र की परिभाषा लोक नियंत्रित तंत्र होनी चाहिए, वही आदर्श लोकतंत्र होगा। लेकिन गांधी जी के मरते ही हमारे नेताओं ने, अब इसका मूल क्या है? इसका मूल तत्व यह है कि जब लोकतंत्र लोक नियंत्रित होता है जी, तो तंत्र को मैनेजर के अधिकार होते हैं। बिल्कुल। और जब लोक नियुक्त होता है तो तंत्र को कस्टोडियन के अधिकार होते हैं। जी जी। ये कस्टोडियन और मैनेजर में भी बहुत अंतर है। ये आप बने साधारण अंतर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से अब आप कहते हैं भारत में लोकतंत्र है। अरे ये भारत में कैसा लोकतंत्र है? भारत का
तंत्र अपना वेतन चाहे जितना बढ़ा ले। बिल्कुल। कहीं लिखा है कि कितना बढ़ा सकता है, 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। मैनेजर, हमारा मैनेजर अपनी तनख्वाह मनमाना चाहे जितनी बढ़ा दे, मालिक देने के लिए बाध्य है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 543 लोग संसद में बैठे हैं, या राज्यसभा के 250 लोग भी जोड़ दीजिए, इन लोगों का वेतनमान बढ़ाने में या इन लोगों के जो भी इनसे जुड़ी चीजें हैं उनको घटाने बढ़ाने में क्या देश के 125 करोड़ लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रैक्टिकल है? है ही नहीं है। प्रैक्टिकल और इनप्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ नहीं है। जो इनको वेतन लेना है वो लोग अपनी एक कमेटी बना करके वेतन तय कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये बताइए, ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि वेतन देने वाले से पूछा भी न जाए और बिना पूछे और वो अपना तय कर ले? ये अच्छा लोकतंत्र है भारत में। आप एक ट्यूबलाइट तोड़ के दिखा दीजिए, अगर आपने ट्यूबलाइट तोड़ दी तो ट्यूबलाइट का पैसा आपसे भरवा लेंगे, ऊपर से फाइन और करेंगे। हमारे नेता संसद में सारा ट्यूबलाइट तोड़ दें, कितना माइक पटक दें, भरेगा कौन? होता भी है कई बार। तो कौन भरेगा? भरेगा लोग। हाँ, फिर भी वो भी उसी की जेब से जाना है। हाँ, तो वो अगर ट्यूबलाइट तोड़ दें तो भरेगा लोग, और हम ट्यूबलाइट तोड़ दें तो भरेंगे हम। हमारे अधिकार क्या हैं, लोक के क्या अधिकार हैं, ये तय कौन करेगा? तंत्र। बिल्कुल। तो हमारे अधिकारों की व्याख्या करेगा तंत्र, और तंत्र के अधिकारों की व्याख्या कौन करेगा? ये तंत्र। बिल्कुल। ये कुछ तानाशाही से कुछ नजदीक तो नहीं चला जाता है? बिल्कुल। जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र और तानाशाही और लोक स्वराज्य, ये तीनों अलग अलग हैं। भारत में जो लोकतंत्र है यह आयातित लोकतंत्र है, जीवन पद्धति में नहीं आया है। पश्चिम में जो लोकतंत्र है वो आयातित नहीं था। वहां के लोगों ने चिंतन किया, निष्कर्ष निकाले, लोकतंत्र लागू किया। बिल्कुल। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में जो लोकतंत्र आया है ये आयातित लोकतंत्र है, मूलतः नहीं है। उसी का ये परिणाम है कि यहां अव्यवस्था हुई। लोकतंत्र जब भी केंद्रीयकरण की दिशा में बढ़ता है तो अव्यवस्था पैदा होती है, और उस अव्यवस्था का समाधान क्या होता है? तानाशाही। ये बड़ी गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूं कि लोकतंत्र जब केंद्रीयकरण की दिशा में बढ़ेगा तो अव्यवस्था होगी ही, कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वो भारत में है तो, बांग्लादेश में है तो, पाकिस्तान में है तो, नेपाल में है, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। हाँ, इराक में है, और जितने भी देश हैं, जो भी श्रीलंका है, सब जगह कुछ ना कुछ अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। जहां भी लोकतंत्र तानाशाही की दिशा में जाएगा, आयातित होगा। लोकतंत्र अगर लोक स्वराज्य की दिशा में जाएगा तो वहां व्यवस्था स्थापित होगी, जैसे पश्चिम के देश। लोक स्वराज्य की दिशा यानी क्या? लोक स्वराज्य की दिशा का सीधा मतलब है कि लोक नियंत्रित तंत्र होना चाहिए, लोक नियुक्त तंत्र नहीं होना चाहिए। यह हमारे लोक स्वराज्य की दिशा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भारत में तो बिल्कुल उल्टा है। यहां तो लोक स्वराज्य की कोई दिशा की तरफ में बढ़ने का कोई क्रम ही नहीं बन पा रहा है। इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि हमारा लोकतंत्र केंद्रीयकरण से हटे और लोक स्वराज्य की दिशा में जाए। इस दिशा में जो अन्ना जी जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न को भी उलझा दिया गया है। हम लोगों का तो एक सुझाव है इस संबंध में कि भारत में एक लोक संसद बननी चाहिए। लोक संसद का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने अभी करीब 1 महीने पहले सोचा कि भाई ये अन्ना जी के आंदोलन को भी सरकार आसानी से नहीं मानेगी। तो लोक संसद का एक कंसेप्ट हम देना चाह रहे हैं आपके सामने। एक देश और 2 संसद, ऐसा कैसे? हाँ। एक देश और 2 संसद का प्रश्न यहां नहीं है। हम तो लोक संसद का, एक बात आप बताइए कि एक देश, तो एक देश में लोक और तंत्र 2 हैं, तो मूल प्रश्न तो ये पैदा होता है। लेकिन एक देश में लोक भी एक ही है और तंत्र भी एक हैं, तो दोनों एक हैं। तो दोनों जब एक हैं
तो हमारा मानना यह है कि सारे अधिकार तंत्र के पास कैसे चले। क्या अधिकार है आपके पास बताइए? वोट देने के अलावा कुछ अधिकार आपके पास है? फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट तो व्यक्ति के होते हैं, समाज के पास नहीं है। कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। हमें किस उम्र में शादी करनी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है क्या? सरकार तय करेगी। कितने बच्चे पैदा करने हैं, सरकार तय करेगी। हमें शादी में कितने बाराती बुलाने हैं, तो सरकार तय करेगी। हमें हेलमेट पहनना है कि नहीं पहनना है, ये सरकार तय करेगी। क्या है हमारा फंडामेंटल राइट? क्योंकि फंडामेंटल राइट की ये लोग परिभाषा ही नहीं जाने, इसलिए सारी। कैसा लोकतंत्र है भारत में, आप जरा विचार करिए। आपने सुना होगा केशवानंद भारती प्रकरण। ये भारत का लोकतंत्र, मैं आपको बता रहा हूं। सशक्त न्यायपालिका होनी चाहिए, सब लोग कहते हैं। केशवानंद भारती प्रकरण जब आया तो उसमें यह विचार शुरू हुआ कि संसद को संविधान संशोधन के असीम अधिकार प्राप्त हैं या सीमित हैं। ये आपने सुना तो होगा ही। बिल्कुल, सर्वोच्च संसद। हाँ बिल्कुल। तो ये मामला जब उठा तो वहां 13 के 13 न्यायाधीश बैठे, सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीश, और 13 न्यायाधीश मिलकर के विचार करने लगे कि संसद को संविधान के मूल ढांचे में संशोधन का अधिकार है या नहीं है। 6 न्यायाधीशों ने कह दिया कि है, और 7 ने कहा कि नहीं। 7 ने कह दिया नहीं है। एक न्यायाधीश के अंतर से ये लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई। माने आपका कहना है कि देश का फैसला 13 लोगों के हाथ में न छोड़ा जाए। 13 में कहा, और वो भी 7 में नहीं। मेरा तो ये कहना यह है कि अगर एक न्यायाधीश इधर 7 थे और उधर 6 थे, तो फैसला एक ने किया। अगर एक उधर चला जाता, मान लीजिए, कल्पना करिए एक चला जाता, तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती भारत में? बिल्कुल। क्या भारत में इसे हम लोकतंत्र कहेंगे कि भारत का सारा भविष्य एक न्यायाधीश के ऊपर टिका हुआ है? इतने महीन धागे पर लोकतंत्र टिका रहेगा क्या? न्यायपालिका और संसद के बीच का ये झगड़ा जो है, ये वर्षों से चला आ रहा है। और 1973 में भी एक बार केशवानंद भारती, जिस प्रकरण का जिक्र आपने किया, इस प्रकरण में जनता, एक बार हम फिर जानना चाहेंगे कि इस प्रकरण का आगे क्या हुआ। ये प्रकरण तो वहां समाप्त हो गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 7 और 6 से। लेकिन 2 साल बाद फिर जो इसने हाँ, लेकिन हमारी संसद के पेट का पानी तो पच नहीं रहा था। बिल्कुल आज भी नहीं 7 और 6 से। तो इन्होंने फिर क्या किया, सन 75 में जब आपातकाल लगा इंदिरा जी के कार्यकाल में, तो आपत्ति काल में इन लोगों ने एक अपील की फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास, और 13 जजों में से 2 जज तब तक बदल गए थे और 2 नए जज आए थे। वो सच बात तो यह है कि ये दोनों लोग प्रतिबद्ध थे कि केशवानंद भारती को पलट देंगे, इंदिरा गांधी के साथ हम चले जाएंगे। संसद की सर्वोच्चता कायम करेंगे। उसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे कि संसद की सर्वोच्चता बनाएंगे। तो इन लोगों ने तय कर लिया। फिर वो प्रकरण 13 जज फिर बैठ गए। बिल्कुल। और जब ये फिर जज लोग बैठे तो एक जज ने पूछ दिया सरकारी वकील से कि आपातकाल में आप किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गोली मार सकते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, मार सकते हैं। फिर उस जज ने पूछा कि आप कितने लोगों को गोली मार सकते हैं? तो सरकारी वकील ने कह दिया कि हम कितने भी लोगों को मार सकते हैं। तब जजों को के अंदर में आपस में कानाफूसी शुरू हुई कि भाई ये तो बड़ा विचित्र उत्तर है कि कितने भी लोगों को गोली मार सकते हैं। तो कैसा लोकतंत्र है ये कि बिना कारण बताए गोली मार दी जाए? तब जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो इसको पलटना चाहते थे, उनको ऐसा दिखा कि कहीं मतदान में फिर गड़बड़ न हो जाए जैसा पिछली बार हुआ था, तो उन्होंने उसको स्थगित कर दिया कि अच्छा चलो इसको भंग कर दिया उन्होंने बैठक। आप जरा सोचिए कि राजनेता कितना माने श्रूड होता है, किस तरह कितना दांव पेच चलता है कि फिर से 13 जज केशवानंद भारती के बाद में फिर से उस प्रकरण पर विचारार्थ खोला गया
वो तो थोड़ा सा प्रश्नोत्तर में गड़बड़ा गया। अब इसलिए मेरा ये कहना है कि ये लोकतंत्र है ही नहीं। जहां के लोकतंत्र को हिटलर ने क्या किया था वहां, इसी प्रकार तो संसद में कुछ का कुछ पारित करा करके वो सारे अधिकार ले लिए थे। आपने शायद सुने होंगे, बिल्कुल पढ़ा है मैंने। उसी प्रकार से भारत में भी होने जा रहा था। तो यह लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है भारत में कि जहां तंत्र जो है वो जब चाहे तब मनमाना। हम तो तंत्र की दया पर निर्भर हैं। सारा वेतन वो बढ़ा लें, सारा माल मलाई वो खा जाए, जूठन छोड़ दें तो हमारे पास है। हमारे क्या अधिकार है वो तय करेंगे हमारे सारे अधिकार, हम उनके अधिकार नहीं तय कर सकते हैं। तो यह लोकतंत्र दूषित लोकतंत्र है और इसलिए हम लोगों ने एक नया सुझाव दिया है लोक संसद का। अब आप जानना चाहेंगे मैंने सवाल शायद पहले भी खड़ा किया था कि हाँ। एक देश में दो संसद पैरेलल किस तरह से काम तो करेंगे मैं और दोनों फिर के से कार्य आपको का बताऊं। विभाजन क्या होगा। तो मैं आपको फिर से बताऊं कि लोक संसद का पहली बात तो यह कि लोक संसद चुनी कैसे जाएगी। तो मेरे विचार से वर्तमान समय में जब संसद का चुनाव होता है तो जो 543 लोग जिस प्रकार चुने जाते हैं उसी तरह 543 और लोग उसी के साथ चुने जाएंगे। जो वोट देंगे वो हम दो बटन दबाएंगे, एक वर्तमान सांसद के लिए, एक लोक संसद के लिए। ये तो हो गया वोट। जो लोक संसद के लिए जो चुना जाएगा वह किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह से नहीं खड़ा होगा, भले ही वो राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव चिन्ह सबके इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरी बात हम लोगों ने कर दी। तीसरी बात हम लोगों ने ये तय की है कि जो लोक सांसद चुना जाएगा उसका वेतन भत्ता नहीं होगा। जब उसे बुलाया जाएगा किसी मीटिंग के लिए तो भत्ता दे दिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि काम क्या होगा लोक संसद का। लोक संसद को केवल 5% काम दिए गए हैं, 95% सारा काम वर्तमान संसद के पास है। केवल नाम मात्र के 5 हैं। पहला है संविधान संशोधन का। आप जरा सोचिए तो जी। कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण है वर्तमान में, वो मंत्रिमंडल के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। विधायिका पूरी की पूरी संसद के पास है, सब प्रकार के कानून संसद बना सकती है। जी जी। और संविधान संशोधन भी संसद के पास ही रहेगा, तो बाकी फिर लोक के पास क्या रहेगा। संविधान ऊपर है, अगर संविधान के अंतर्गत संसद कार्य करती है तो उसको संशोधन करने के असीम अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। यानी आपका कहना है कि संविधान में संशोधन का अधिकार लोक संसद के पास है। हाँ, संविधान संशोधन के अधिकार वर्तमान संसद और लोक संसद जब दोनों सहमत होंगे तो संविधान संशोधित होगा। एक काम हमने दिया है। दूसरा काम हमने ये दिया है कि जब वर्तमान राजनेताओं की, न्यायपालिका के लोगों की, कार्यपालिका के लोगों की के भ्रष्टाचार की समीक्षा के लिए लोकपाल की नियुक्ति करने जा रहे हैं, बिल्कुल, तो लोकपाल को चुनेगा कौन? तो चुनेंगे यही लोग, वर्तमान न्यायपालिका के लोग और विधायिका के लोग। ये लोग लोकपाल की नियुक्ति करेंगे, तो जिसकी जांच करना है वही नियुक्ति करेगा। लोकपाल की नियुक्ति के लिए तो 7 लोगों का अलग तरह का एक पैनल बने, अलग तरह का जो पैनल बन रहा है उसमें कौन लोग हैं? 2 न्यायाधीश, तो एक विपक्ष का नेता, एक लोकसभा अध्यक्ष, तो राज्यसभा से कोई, ऐसे यही लोग ना है आखिर। तो मूल प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि इन्हीं के ऊपर तो सारी तलवार लटकनी है। लेकिन लोक संसद में जो चुने जाएंगे वो भी तो इन्हीं में से होंगे ना आखिर। नहीं, वो तो समाज से होंगे, क्योंकि वो तो समाज में वेतनभोगी वो नहीं भी है। किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग तो कर ही रहे होंगे। हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के न भी हों, क्योंकि एक बात आप ये आप समझिए कि लोक संसद को हम लोग कुल 5 काम दे रहे हैं। तो 5 काम में एक तो हम लोगों ने संविधान संशोधन दे दिया, एक दे दिया लोकपाल की नियुक्ति। तीसरा काम हम ये देने जा रहे हैं कि वर्तमान सांसद या न्यायपालिका के लोग अपना वेतन स्वयं नहीं बढ़ा सकते हैं, उनको लोक संसद की स्वीकृति चाहिए। स्वतंत्र वेतन भत्ता नहीं बढ़ा सकेंगे, तो यहाँ एक अंकुश लगेगा। तो 3 काम हो गया।
चौथा काम हम दे रहे हैं लोक संसद को कि राइट टू रिकॉल का कोई प्रावधान लोक संसद बनावे। यह लोक संसद बनाएगी, वर्तमान संसद तो बनाएगी नहीं, क्योंकि राइट टू रिकॉल, अरे राइट टू रिकॉल हम जानते हैं कि जब जेपी आंदोलन के समय मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव के पहले घर घर में कहते थे राइट टू रिकॉल होना चाहिए, और जब ये लोग कुर्सी पर बैठे दोनों आदमी तो इन्होंने कहा राइट टू रिकॉल अव्यावहारिक है। कुर्सी पर बैठते ही इनको अव्यावहारिक दिखने लग गया। तो हमारे सारे राजनेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनको राइट टू रिकॉल अव्यावहारिक दिखता है। हमारा कहना है राइट टू रिकॉल का एक प्रावधान लोक संसद बनाएगी। आप ये बताइए, देश में 543 ईमानदार लोग चुनकर के देश की जनता संसद तक नहीं भेज पा रही है। ये 543 लोग लोक संसद के लिए आएंगे कहां से, ईमानदार लोग, ताकि वो संसद पर नियंत्रण रख सकें? ईमानदारी की कोई आवश्यकता ही नहीं है इसमें कहीं भी। आप ये मान रहे हैं कि ईमानदार लोग वहां चुने जाने चाहिए। मेरा सारा प्रयोग किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, पूरा अनुभव है इस बात का कि पावर करप्ट्स, मैंने सब करके देखा है भाई। सारे मैंने ट्रेनिंग दे दे करके लोगों को राजनीति में भेजा है, खुद से अपने घर में ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग दे करके भेजा, और जब वहां पहुंचे तो भ्रष्ट हो गए। तो अब आप एक बात सोचिए कि पावर करप्ट्स, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। जी जी जी। पावर जितना एक जगह इकट्ठा होगा, इसलिए मेरा यह कहना है कि लोक संसद बनाने का उद्देश्य यह है कि वर्तमान संसद के पास जितना पावर है उस पावर में से बंटना चाहिए, और इसलिए हम ये 5 काम दे रहे हैं। 5वां काम हम ये दे रहे हैं कि मान लीजिए अभी न्यायपालिका और संसद के बीच में टकराव हो जाए, तो निपटारा का क्या प्रावधान है वर्तमान में? हाँ, उसमें पुल का काम करता है। हाँ, तो ये जो लोक संसद है, ये संवैधानिक इकाइयों, चुनाव आयोग और संसद के बीच में कोई बात गड़बड़ा जाए तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, और इसलिए अगर ऐसी कोई बात होती है तो लोक संसद एक सामने आएगी। लेकिन लोक संसद सारे कामों में, सरकार के कामों में कोई दखल नहीं देगी। सरकार क्या कानून बनाती है, कैसे पालन करती है, कैसे कार्यपालिका काम है, लोक संसद का कोई काम नहीं है। लोक संसद के तो केवल 5 काम होंगे, ऐसे काम कि जिनसे लोक और तंत्र के बीच की दूरी घटे और लोक का नियंत्रण जो है वो मजबूत हो सके तंत्र हाँ, के ऊपर, तंत्र के ऊपर, माने लोक का नियंत्रण मजबूत हो या न हो, लेकिन तंत्र का नियंत्रण घटे लोक के ऊपर से। अभी तो एक कोई लोक का कोई नियंत्रण ही नहीं है। अगर 5 काम भी दे दिया जाएगा इनको, मान लीजिए हम लोग दे देंगे वर्तमान संसद से, अगर लोक संसद को दे देंगे, देखिए मैं जानता हूं, समझ रहा हूं कि वर्तमान संसद सुई के नोक भर जमीन देने को तैयार नहीं होगी। तो लोक संसद कैसे मान लेगी? तो लोक संसद को यह तो नहीं मानेगी, लेकिन जब इसको दिखेगा कि सारी जनता ही एकदम से इसके पक्ष में हो गई है, तो कहीं हमारी जड़ें ही न उखड़ जाएं। इसलिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा दे दो भाई, हटाओ, जाने दो, लोक संसद की बात मान ले। मैं तो अन्ना जी से निवेदन कर रहा हूं कि अन्ना जी, ये भ्रष्टाचार कभी आप दूर नहीं कर पाएंगे। ये भ्रष्टाचार इस तरह से दूर होता नहीं है। और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्ना जी को चाहिए कि वो ये लोक संसद के मुद्दे को आगे लेकर के आगे क्या लोक संसद में जो लोग चुने जाएंगे ये भी उसी तरह से इलेक्शन में खड़े होंगे, उसी तरह से पैसा बहाएंगे, उसी तरह का करप्शन फिर एक बार और दोगुनी गति से फैलेगा? आपको मैं एक बात बता दूं कि राजनीति ये इसका व्यवसायीकरण हो गया है। तो कोई भी व्यक्ति पैसा तब लगाएगा जब उससे कई गुना आगे मिलने की उम्मीद होगी, और कई गुना मिलने की उम्मीद तब होगी जब पावर होगा। पावर तो इनके पास आ गए हैं। कहां, कौन से पावर आ गए? संविधान संशोधन के पावर आ गए। एक कल्पना करिए कि 5 पावर आ गए, और 95 तो वर्तमान संसद के पास हैं। तो वर्तमान संसद अगर 95 करोड़ रुपया गबन करेगी या खा जाएगी या भ्रष्टाचार कर लेंगे वो सांसद, तो ये लोग तो 5 करोड़ कर पाएंगे भाई, इससे ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे। फिर वेतन तो इनका नहीं बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा वर्तमान संसद माने सांसद का। इनको कौन देगा घूस?
तो मूल प्रश्न ये है कि इनके पास एक भी ऐसा अधिकार नहीं है कि जिस अधिकार के बल पर ये ब्लैकमेल कर सकें या पैसा कमा सकें। फिर भी अगर ये लोग करते भी हैं तो मेरा तो यह मानना है कि अगर एक व्यक्ति 100 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार कर ले और 100 आदमी 1-1 करोड़ भ्रष्टाचार करें तो मेरे हिसाब से तो 100 करोड़ अगर 1-1 करोड़ करें तो कोई माने उतना बुरा तो नहीं है। माने भ्रष्टाचार को आप कबूल करते हैं कि हाँ भ्रष्टाचार तो होगा, उस भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हो जाए। विकेंद्रीकरण करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उससे तो अच्छी है, हमारी मजबूरी है ना उस बात से कि सारा एक आदमी खा जाए, तो इससे अच्छा खाने दो ना, सबके बीच में बंटने दो। तो पावर जब इस प्रकार बटेगा थोड़ा थोड़ा, हम तो एकदम थोड़ा सा काम लोक संसद को दे रहे हैं। क्या व्यवस्था परिवर्तन में ऐसी कोई व्यवस्था पर आपने रिसर्च नहीं किया है या कोई इस तरह के निष्कर्ष नहीं आए हैं सामने जहां ये जो आपने कहा कि 100 करोड़ अगर है तो 100 करोड़ को अगर 100 लोग खाते हैं तो वो बेहतर है कि एक ही आदमी 100 करोड़ को खा जाए? नहीं, मेरा ये उल्टा कहना है। हाँ, वो जो 100 लोग हैं वो 1-1 करोड़ ना खाएं, माने भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर ना हो, वो कहीं भी बुरा है। नहीं तो ऐसा अभी तक मैं नहीं खोज सका, ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा अभी तक मैकेनिज्म। वैसे तो मेरे विचार से तो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार को रोकने का सीधा उपाय ये है कि कानूनों की मात्रा एकदम कम कर दी जाए। जी, आप जितना कानून बनाएंगे उतना ही भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुल भ्रष्टाचार रोकने की ताकत 2% होती है सरकार में, और आप भ्रष्टाचार पैदा करेंगे 20%, तो 18% तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना, आप पैदा करेंगे 50%। तो कानून कम बनाइए, इतने कानून मत बनाइए, भ्रष्टाचार घटता चला जाएगा। माने लोक संसद इसका एक विकल्प है। हाँ, लोक संसद एक बहुत अच्छा विकल्प है, एक विकल्प नहीं। बिल्कुल, सारे माने तंत्र के अधिकारों में कटौती करके लोक के अधिकार बढ़ें, इसका एक अच्छा विकल्प ये है। बजरंग मुनि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग मुनि जी का ये तो मानना है कि भ्रष्टाचार जो है वो देश का रोग बन चुका है और उसकी दवा इतनी आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस लोक संसद के कंसेप्ट को उन्होंने एक्सप्लोर किया है, प्रसारित किया है, वो लोक संसद तंत्र पर नियंत्रित करने के लिए कारगर हथियार साबित हो सकती है और लोक का महत्व बढ़ा सकती है। इसी पर थी हमारी एक खास पेशकश। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ah